हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम कुछ रिक्वेस्ट कर रहे थे काफी स्टूडेंट्स की, सर पार्ट टेस्ट डिस्कस कर दो, तो वही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? पार्ट टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। न्यू चैप्टर जो है नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हमने ग्रुप पर पेपर भी सेंड कर दिया है। जो ग्रुप में ऐड नहीं है वो पर्सनली एक बार मैसेज कर दे ग्रुप उस पर, व्हाट्सएप पर, तो उनको भी सेंड कर दूंगा मैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं पेपर डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1।
वन मतलब क्वेश्चन नंबर उसमें 31 जो है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव द परफेक्ट टेट्राहेड्रल शेप अकॉर्डिंग टू वीएस ईपीआर थ्योरी। देखो क्या होता है, SO4 2 नेगेटिव जो है, SO4 2 नेगेटिव में हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या, देखो सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 6 के 6 यहाँ पर बॉन्ड बनाने में यूज होते हैं। तो 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे एंड 0 लोन पेयर होगा। ठीक है, इसके अलावा रेजोनेंस भी होता है, सभी को पता होगा शायद। ओके, तो इसकी वजह से हमारे पास सारे जो रिपल्सन है वो क्या होते हैं, मतलब इस टाइप से अगर हम यहाँ पर देखें, ऐसा अगर ये है तो एक्चुअल में तो रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस की वजह से क्या है, ये ऐसा कुछ आएगा। ओके, तो सारे बॉन्ड एंगल जो है वो क्या होंगे, 109 डिग्री 28 मिनट होंगे। दिस इज परफेक्ट टेट्राहेड्रल। ओके, ये वाला जो है ये क्या होगा, परफेक्ट टेट्राहेड्रल होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। बाकी के केस में परफेक्ट टेट्राहेड्रल नहीं आएगा। ओके, क्योंकि जो SO3 है वो तो ट्राइगोनल प्लेनार हो जाएगा, और SF4 क्या हो जाएगा, सीसो हो जाएगा। तो SO2F2 जो है वो टेट्राहेड्रल होता है, मतलब sp3 है टेट्राहेड्रल है, बट वो क्या एंगल जो है 109 डिग्री 28 मिनट नहीं है सारे। फर्स्ट वाला जो है SO2F2, उसमें बॉन्ड एंगल जो है 109 डिग्री 28 मिनट नहीं है सारे। दैट्स वाई वो जो है वो क्या है, परफेक्ट टेट्राहेड्रल नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो देखो हमारे पास याद है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो नेगेटिव होता है, रिलीज होती है, और उसके बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, जो फर्दर वाली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या होती थी, पॉजिटिव होती थी। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी बताए थे हमने, याद है नाइट्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या था, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ना नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन जो है उसका क्या है, 1s2 2s2 2p3, सो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसमें अगर हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो एनर्जी क्या है, देनी पड़ जाएगी। तो अगर यहाँ पर हम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो डिफिकल्ट होगा ऐड करना, तो यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ जाएगी, तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ओके, बाकी सभी के केस में ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, फॉस्फोरस का भी वैसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ही है, लेकिन फॉस्फोरस जो है उसमें क्या है, वो हमारे पास नीचे रहेगा। फॉस्फोरस जो है नाइट्रोजन के नीचे होता है। ओके, तो उसमें मतलब याद है हम अच्छा इसको और तुम क्लियरली देख सकते हो, जो हमारे पास पीरियोडिक, अच्छा ये किस किस से है, कौन सा चैप्टर का है क्वेश्चन, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेटा दिया हुआ है एक टेबल में, एक टेबल बनाई हुई है उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेटा दिया हुआ है, तो वहां पर भी देख सकते हो कि फॉस्फोरस जो है उसके केस में पॉजिटिव नहीं आएगा, बट नाइट्रोजन के केस में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। राइल फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो सबका क्या होता है, नेगेटिव होता है, एक्सेप्ट जब हमारे पास क्या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वगैरह आ जाएगा तब। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किस में आ गया, नाइट्रोजन में आ गया, तो उसमें क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। ओके, दैट्स व्हाई वो आंसर है। बट फॉस्फोरस का भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, बट वो क्या है, थर्ड पीरियड में। फॉस्फोरस जो है वो किस में है, थर्ड पीरियड में है, तो उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती।
नाउ क्वेश्चन नंबर 33. ओके भैया, फर्स्ट पेज देख लो, जल्दी देखो. दिस इज फर्स्ट पेज. Okay, now question number 33. The lowest unoccupied molecular orbital of O2 according to MOT is. तो देखो MOT जब हम बनाते हैं O2 का जब MOT बनाते हैं तो ये हो गया 1s वाला. ठीक है, ये 1s का हो गया. इसकी वजह से सिग्मा 1s आया एंड ये सिग्मा स्टार 1s आया. तो ये 1s का हो गया. देन इसके बाद 2s आता है. दिस इज 2s. ये 2s हो गया. दिस इज 2s. ये सिग्मा 2s होता था, ये सिग्मा स्टार 2s होता था. ओके, एंड देन इसके बाद हमारे पास क्या है, 2p है. अब O2 के केस में देखो क्या है. O2 के केस में हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन में क्या है, 1s2 2s2 2p4 है ना. ये हमारे पास एनर्जी है. तो 1s2 2s2 2p4. तो हमारे पास ऑक्सीजन जो है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है ना, टी में. तो 2p में 4 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे. ठीक है, अब देखो टोटली हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए. तो 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन नीचे रहते हैं, याद है. तो 6 इलेक्ट्रॉन नीचे रहते थे. इस टाइप से. तो ये क्या होता, ये सिग्मा 2p z था. और ये क्या था, ये पाई 2px. एंड ये पाई 2py था. ठीक है, इसके अलावा ऊपर जो है हमारे पास क्या होते थे, ऊपर हमारे पास होते थे ये पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py. इसके अलावा सिग्मा स्टार 2pz. तो इसमें क्या होता था, इसमें हमारे पास ऐसा हो, याद आया. तो वो क्या बोल रहा है कि लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो देखो अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, देखो ये सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है ऑक्यूपाइड है एक्सेप्ट कौन सा वाला, सिग्मा 2pz वाला. ओके, इससे पहले कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अनऑक्यूपाइड है क्या, नहीं ना. तो ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ओके, अच्छा कोई अगर बोलता कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, देखो अगर कोई बोलता हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो वो कौन सा होता, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा होता, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये हो जाते. ठीक है, ये दोनों जो हैं ये क्या हो जाते हैं, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. HOMO हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और LUMO क्या हो गया, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल.
ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 33. देन क्वेश्चन नंबर 34. Which of the following pair of electron will have the least electron negativity difference? Least electronegativity difference. तो देखो हम यहाँ पर अगर देखें तो Li से नीचे जब जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है. ओके, सो LiNa एंड देन क्या है यहाँ पर CS है. इसके अलावा दूसरे में क्या है? I है, Cl है और F है. ओके, I, Cl और F है, तो उसमें सबसे ज्यादा F का होगा, फिर Cl का होगा और फिर I का होगा. ठीक है, तो हमें यहाँ पर सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखना किसमें होगा. तो किसमें हो जाएगा यार? सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसमें हो जाएगा? इधर सबसे ज्यादा किसका है? Li का. और हमें पता है कि ये जो है ये कैसे रहेगा. अगर हम साथ में सभी को ले लें तो ऐसे आएगा ना, ये आएगा ही नहीं आएगा. तो लोवेस्ट मतलब सबसे कम डिफरेंस किस में आया? Li और I में. F और CS में तो सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा ना भाई. F और CS तो देखो एकदम एंड में है. F का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और CS का सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो उनमें तो सबसे ज्यादा डिफरेंस आएगा. सबसे कम डिफरेंस की बात की है ना, सबसे कम डिफरेंस किस में हो गया? I और Li में हो गया. ओके, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 35. ओके रोहन, देख लो जल्दी. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 35 जो है उसमें क्या है? हाँ ध्रुव, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड जो था लास्ट केस में बताया था ना. हाईएस्ट ऑक्यूपाइड क्या है? पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py है. क्वेश्चन नंबर 35. ध्रुव सर, पर बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल्स में, तो पाई स्टार क्यों? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यार. हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब सबसे ऊपर जो है कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो ऑक्यूपाइड है. ओके, तो वो तो यही है ना. इससे ऊपर कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थोड़ी है जो ऑक्यूपाइड है. ओके, और क्वेश्चन नंबर 35. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल. नहीं नहीं ध्रुव, हाईएस्ट मतलब मोस्ट इलेक्ट्रॉन नहीं होता. हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मतलब सबसे ऊपर वाला कौन सा ऑर्बिटल है जो ऑक्यूपाइड. ओके, वो होता है उसका मतलब. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं देखने. हाँ, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल फॉर 3D ऑर्बिटल. ठीक है, तो देखो 3D ऑर्बिटल है तो इसका हमारे पास क्या क्या होगा. तो n तो इसका 3 है. इसके अलावा l की वैल्यू इसकी 2 है.
m की वैल्यू जो है वो -2 से +2 होगी। तो भाई कौन सा मैच नहीं कर रहा है देखो, थर्ड सी वाला ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो क्या हो गया है, रॉन्ग हो गया। ठीक है, एल की वैल्यू जो है डी के लिए क्या होती है 2, लेकिन सी ऑप्शन में एल की वैल्यू 1 है, मतलब वो तो पी ऑर्बिटल होगी। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास 50 ग्राम इज मूविंग विद वेलोसिटी। तो मास हमें दिया हुआ है 50 ग्राम, केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.05 केजी, इज मूविंग विद वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड। इफ द प्रोसेस सॉरी इफ द परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी 0.2, तो डेल्टा वी जो है कितना है, 0.2% है। तो कितना आ गया ये, दिस इज 0.4। ओके, तो क्या निकालना है हमें, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन निकालना है, मतलब डेल्टा एक्स निकालना है। तो डेल्टा एक्स क्या होगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई m इंटू डेल्टा वी, यही होगा। सो एच कितना हो गया, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाय 4 इंटू 3.14, एंड मास हो गया 0.05, एंड डेल्टा वी हो गया 0.4। तो क्या हो जाएगा ये, अच्छा पाई क्वेश्चन में बोला 3.2 लो, ठीक है, पाई को 3.2 लेना है। ओके, तो इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है, और एच को भी क्या लेना है, एच को 6.4 लेना है, एच को 6.4 लेना है। तो ऑब्वियसली ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। देन बाकी बचा हुआ पार्ट देखो क्या हुआ, ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ जाएगा 0.1 हो गया। तो दिस इज 1 अपॉन 0.04 इंटू 10⁻⁻34। ये हम बोल सकते हैं 100 बाय पॉइंट, मतलब ये हो गया 25 या फिर 2.5 इंटू 10⁻⁻33। ओके, सो ये डेल्टा एक्स हो जाएगा, ऑब्वियसली यूनिट मीटर है। Okay, so this was question number 36. The next question, molecules with non-zero dipole moment is R. तो नॉन जीरो डायपोल मोमेंट किसका होगा, तो देखो पीसीएल फाइव जो है उसका नॉन जीरो होगा कि जीरो होगा, ऑब्वियसली पीसीएल फाइव का जीरो डायपोल मोमेंट है, क्योंकि यहाँ पर सारे डायपोल मोमेंट जो है क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसका म्यू क्या आएगा, जीरो। इसके अलावा पीसीएल थ्री एफ टू जो है उसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, तो वो इस टाइप से रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी सारे डायपोल मोमेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पर पीसीएल सॉरी PF3Cl2 की, तो PF3Cl2 में कैंसिल आउट नहीं होता है, क्योंकि उसमें ये फ्लोरीन वाले ऐसे ये तो कैंसिल आउट हो गए, लेकिन एक फ्लोरीन यहाँ पर भी आ रहा है, और ये देखो इक्वेटोरियल में दो क्या है, क्लोरीन है। तो अब ये जो है ये आपस में कैंसिल आउट नहीं होते। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसका अगर हम डायपोल मोमेंट म्यू वन ले लें, एंड इसका डायपोल मोमेंट अगर म्यू टू ले लें, तो ये म्यू वन एंड म्यू टू जो है कैंसिल आउट नहीं।
ठीक है, ये म्यू1 जो था ऊपर और नीचे वाला जो था ये तो कैंसिल आउट हो गए, लेकिन ये वाले जो है इक्वेटोरियल वाले म्यू1 एंड म्यू2 आपस में कैंसिल आउट नहीं होते हैं, ड्यू टू दैट डायपोल मोमेंट क्या आता है इसका, नॉन जीरो आता है, इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा एक और यहाँ पर राहिल क्या बोलोगी सर कैसे कैंसिल हुए? यार जो ऊपर नीचे वाला है वो तो आपस में कैंसिल कर लिया। ये जो है ना, ये वाला जैसे इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, और ये तीनों के बीच में क्या 180 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री एंगल है, तो 120 डिग्री एंगल जो है आपस में कैंसिल आउट हो गया, समझ आया? सिमिलरली यहाँ पर देखो ये पी एफ बॉन्ड का और ये पी एफ बॉन्ड का कैंसिल आउट हो गया। इसके अलावा ये तीनों में 120 डिग्री एंगल है और सेम डायपोल मोमेंट है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाता है, समझ आया? सिमिलरली यहाँ पर ये वाला और ये वाला जो डायपोल मोमेंट है कैंसिल आउट हो गया बिकॉज 180 डिग्री एंगल है। अब यहाँ पर अगर ये तीनों डायपोल मोमेंट सेम होते तो ये भी कैंसिल आउट हो जाते, बट सेम डायपोल मोमेंट नहीं है राइल। पीसीएल बॉन्ड का अलग डायपोल मोमेंट है और पीएस बॉन्ड का अलग डायपोल मोमेंट है, तो कैंसिल आउट नहीं होगा, समझ आया? ओके, नहीं ध्रुव बेंट्स रूल मतलब वो बेंट्स रूल तो अप्लाई करके ही होता है ना, वो जो हम बताते हैं कि मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो कहां पर जाता है, एक्सियल पोजीशन पर जाता है, तो वही बेंट्स रूल है, तो वो उसके अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर आया। ओके, उसके अकॉर्डिंग क्या आया, इन दोनों का स्ट्रक्चर ऐसा आया कि एफ जो है वो इक्वेटोरियल पर गया है। ओके, बाद में जो हमने डायपोल मोमेंट वाला कॉन्सेप्ट किया वो तो मतलब वो देख लिया कि कौन सा किससे कैंसिल आउट हो रहा है। अच्छा, नाउ नेक्स्ट वाला जो है ओ एच वाला, सी ऑप्शन। रोहन 120 डिग्री एंगल कैसे है, क्या बात कर रहा है यार, इक्वेटोरियल पोजीशन है ना, जैसे पी एफ, पी एफ, ठीक है, एंड ये हमारे पास क्या इक्वेटोरियल है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है पर है, तो ये बॉन्ड एंगल जो है 180 डिग्री होता था, एंड ये जो बॉन्ड एंगल है ये 120 डिग्री होता था, याद नहीं है क्या? भूल गए? ठीक है, नाउ सी ऑप्शन का देख लेते हैं, सी ऑप्शन में क्या है। तो सी ऑप्शन में देखो क्या है, हमारे पास ये ओ एच है। अब देखो ओ के साथ क्या है, दो लोन पेयर भी, ठीक है, ओ के पास क्या होता है, दो लोन पेयर होता है, तो ये वी बेंट टाइप जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या होगा, वी बेंट जैसा होगा ऐसा। तो जो डायपोल मोमेंट है, ये वाला डायपोल मोमेंट, ये कैंसल आउट नहीं होता। ओके, डायपोल मोमेंट जो है ऑब्वियसली ये वाला जो डायपोल मोमेंट है, ये वाला डायपोल मोमेंट जो है सीओ बॉन्ड का, ये कैंसल आउट हो गया। ठीक है, इसको मैं म्यू1 ले लेता हूँ, तो म्यू1 जो है वो कैंसल आउट हो गया, लेकिन म्यू2 जो है वो कैंसल आउट नहीं हुआ, ये वाला डायपोल मोमेंट जो है ये कैंसल आउट नहीं हुआ। ठीक है, इसकी वजह से नेट डायपोल मोमेंट जो है इसका जीरो नहीं आएगा। लोन पेयर की वजह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ ना ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ और दो लोन पेयर है, तो क्या हो गया, ये वी बेंट आया यहाँ पर, उस वी बेंट की वजह से डायपोल मोमेंट कैंसल आउट नहीं हुआ। अगर ये डायपोल मोमेंट एक दूसरे के अपोजिट होते तो कैंसल आउट हो जाता, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, दैट्स व्हाई कैंसल आउट नहीं होता है।
यस निसर्ग, ऑर्गेनिक में बताया होगा वो। तो निसर्ग बोल रहा है सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का डायपोल मोमेंट नॉन जीरो। तो ऑर्गेनिक में तुम्हें शायद बताया होगा इस बारे में कुछ। तो यस गिरीश, हम अभी एक्चुअली न्यू चैप्टर कल नेक्स्ट लेक्चर में ही चालू करेंगे। संडे है ना नेक्स्ट लेक्चर, तो उस दिन न्यू चैप्टर चालू करेंगे। आज डिस्कशन ही करेंगे बस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम होगा। बुकलेट शायद मिल गई होगी तुम्हें सभी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 38। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लिस्ट XOX बॉन्ड। वहां पर X क्या है? हेलोजन है। तो COF2, तो COF2 में ऐसे हमारे पास है। अब देखो ये पाई बॉन्ड है। वैसे तो क्या है, ये तीनों एंगल 120 डिग्री होने चाहिए थे, क्योंकि हमारे पास क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ट्राइगोनल प्लेनार है, तो 120 डिग्री एंगल होना चाहिए था। लेकिन ये ग्रेटर एंगल हो जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा होगा, बिकॉज ऑफ पाई बॉन्ड। ये हमारे पास पाई बॉन्ड है ना, तो ये ज्यादा रिपल्सन करेगा। तो ये जो रिपल्सन है दोनों साइड क्या होगा, बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा होगा। ठीक है, तो दोनों साइड बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा होगा, तो उसकी वजह से बॉन्ड एंगल जो है यहाँ पर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो बॉन्ड एंगल इधर बढ़ जाता है, तो 120 डिग्री से ग्रेटर बॉन्ड एंगल होगा ये वाला। और ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये लेस देन 120 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड एंगल कम होगा। तीनों मिला के कितना होना चाहिए था? तीनों मिला के कितना एंगल होना चाहिए था? तीनों मिला के 360 डिग्री होना चाहिए। ओके, तो जो ये वाला रिपल्सन है ये ज्यादा हुआ, तो इस ज्यादा रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ गया। तो 120 डिग्री से ग्रेटर बॉन्ड एंगल होंगे ये वाले और ये वाले। ये दोनों बॉन्ड एंगल जो है 120 डिग्री से ग्रेटर है, तो ये वाला जो है 120 डिग्री से कम हो गया है। ठीक है, अब इसके अलावा सेम चीज हमारे पास है COCl2 में भी। ठीक है, सेम चीज है। तो यहाँ पर भी ये बॉन्ड एंगल जो है ये ग्रेटर देन 120 डिग्री, और ये वाला लेस देन 120 डिग्री। लेकिन देखो अब इन दोनों में कैसे कंपेयर करेंगे? यस आयुष, अब इन दोनों में कैसे कंपेयर करें हम? तो ये वाला बॉन्ड एंगल मान लो x है, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड एंगल मान लो y। तो x और y में कैसे कंपेयर करें? तो अब ये जो रिपल्सन है, ये रिपल्सन ज्यादा होगा या ये रिपल्सन ज्यादा होगा? कौन सा रिपल्सन ज्यादा होगा? तो देखो इसमें क्या है, इसमें फ्लोरीन की साइड इलेक्ट्रॉन होगा, और इसमें कार्बन की साइड इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू क्लोरीन। ओके, फ्लोरीन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू क्लोरीन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है इधर कहीं हो गया। ओके, और इस केस में इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ा सा क्लोरीन से दूर होगा, बिकॉज क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो y जो है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ये वाला बॉन्ड पेयर रिपल्सन जो है वो इस बॉन्ड पेयर रिपल्सन से ज्यादा होगा। सेंट्रल एटम की साइड अगर हमारे पास लोन पेयर होती है तो रिपल्सन क्या है, ज्यादा होता है ना। ओके, तो COCl2 में जो लोन पेयर है, ये देखो इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि इन दोनों में जब कंपेयर करेंगे तो बॉन्ड एंगल y is greater than x because in CF bond
इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय फ्लोरीन, या फिर yes, electrons are attracted by fluorine, that is they are away from central atom तो इसकी वजह से बॉन्ड पेयर रिपल्सन जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये इन दोनों का जो बॉन्ड पेयर रिपल्सन है उसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये वाले केस में, फ्लोरीन वाले केस में जो बॉन्ड पेयर रिपल्सन है वो क्या हो गया, कम हो गया, और ऑब्वियसली इस वाले केस में बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा। ठीक है, तो ये दोनों का बॉन्ड एंगल हम कंपेयर कर सकते हैं इस टाइप से। इसके अलावा बाकी ऑप्शन हमारे पास क्या है, बाकी ऑप्शन है SOF2 एंड SOBr2। नाउ SOF2 और SOBr2 का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, SOF2 का अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 ऑक्सीजन के साथ यूज हो गए, 2 फ्लोरीन के साथ, तो 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, मतलब एक लोन पेयर। तो यहाँ पर एक लोन पेयर है एंड 3 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, तो ये तो sp3 हाइब्रिडाइज हुआ। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास एक लोन पेयर आ गया, इसके अलावा ऐसा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर तो जो बॉन्ड एंगल है यार, ये बॉन्ड एंगल ऑब्वियसली 109 डिग्री से भी कम हो जाएगा। ठीक है, ये जो बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री से भी कम आएगा। एंड सिमिलरली SOBr2 में भी सेम चीज हुई है। उसमें भी ये जो बॉन्ड एंगल है ये 109 डिग्री से, मतलब 109 डिग्री 28 मिनट से कम आए। अब देखो इन एंगल में भी अगर हम कंपेयर करें, ऑब्वियसली ये दोनों एंगल जो है पहले वाले एंगल से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब आपस में अगर हम कंपेयर करें, मान लो इसको हम ले लेते हैं P ले लेते हैं, और इस वाले एंगल को मान लो Q ले लेते हैं, तो P और Q में कंपेयर करेंगे तो कौन सा होगा यार, P और Q में कंपेयर करेंगे तो इस सेम कॉन्सेप्ट लगा देंगे जो लास्ट टाइम लगाया था। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लोरीन साइड होंगे, और यहाँ पर थोड़े से मतलब ऑब्वियसली ब्रोमीन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन उससे थोड़े दूर रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम साइड होंगे। तो किसमें ग्रेटर रिपल्सन है, ग्रेटर रिपल्सन किस केस में आएगा, मतलब यहाँ पर Q जो है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। लास्ट टाइम वाला ही कॉन्सेप्ट लगा के Q जो है ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, P। ओके, क्योंकि सेंट्रल एटम की साइड इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, SOBr2 में होंगे। ओके, तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन is greater in SOBr2 because of less electronegativity of Br। ठीक है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Br है, तो इलेक्ट्रॉन किधर होंगे, आयुष यहाँ पर डायपोल मोमेंट नहीं बताना है, यहाँ पर हमें बॉन्ड एंगल बताना है। डायपोल मोमेंट नहीं था क्वेश्चन, बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन था। ठीक है, तो हम एग्जैक्ट ऑब्वियसली एग्जैक्ट एंगल हम नहीं बता सकते, हम जस्ट कंपेयर कर सकते हैं आपस में। एग्जैक्ट एंगल तो हमें एक्सपेरिमेंटली पता चलता है, वो नॉलेज बेस्ड है एग्जैक्ट एंगल कितना होगा। ओके, तो यहाँ पर हम जस्ट कंपेयर कर सकते हैं, तो उस कंपेरिजन के बेसिस पर जब देखेंगे तो सबसे कम बॉन्ड एंगल जो है किस में आएगा, ऑब्वियसली SOF2 में आ जाएगा। ओके, चारों में जब हम कंपेयर करेंगे तो SOF2 में सबसे कम बॉन्ड एंगल आएगा।
ओके, ओके, नाउ आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया इट इज स्लाइटली डिफिकल्ट, और मेनली मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन थोड़ा सा हमने एडवांस टाइप का ले लिया था, स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन ले लिया था। तो इतना कंपैरिजन वाला जो क्वेश्चन है जनरली एडवांस में ही आता है, मेंस में नहीं आता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 39। 1 mole of CCl4 vapor at 77 degree occupies a volume of 35 liter. If van der Waals constants are, तो हमें A दिया हुआ है 20.39 और B दिया हुआ है 0.138। तो 1 mole of CCl4 vapor at 77 degree occupies a volume of 35 liter। तो वॉल्यूम भी हमें दिया हुआ है। नाउ क्या निकालना है? जेड निकालना है अंडर हाई प्रेशर कंडीशन। याद है क्या? जेड जो है हाई प्रेशर पर क्या होता था? एट हाई प्रेशर हम क्या करते थे? ए को नेग्लेक्ट करते थे ना? याद आया? तो ए को नेग्लेक्ट करते थे तो हमारे पास जेड क्या हो जाता था? तो हमारे पास इक्वेशन ये आती थी पी इंटू वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। तो अभी देखो हमें क्या निकालना है? जेड निकालना है ना। ओके, सो पी वी एम माइनस पी बी इज इक्वल टू आर टी डिवाइड बाय, जब आर टी करेंगे तो इट इज पी वी एम बाय आर टी माइनस पी बी बाय आर टी इज इक्वल टू 1। या फिर जेड यहाँ से हो गया, ऑब्वियसली दिस इज नथिंग बट जेड। जेड क्या हो गया? इट इज 1 प्लस पी बी बाय आर टी। ओके, तो ये जेड हुआ। लेकिन हमें जो डेटा मतलब जो इंफॉर्मेशन दी है उसमें प्रेशर नहीं दिया है ना। हमें पर दिया है, वॉल्यूम दिया है, ए दिया है और बी। लेकिन यहां से देखो ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम फिर से यूज करेंगे तो इससे जरूर आ सकता है वो। वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? रोहन बोल रहा है सर योर योर वॉइस इज ब्रेकिंग। वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? अभी क्लियर है क्या? ओके, क्लियर है। तो हमने क्या बताया कि हमें ए दिया है, बी दिया और वीएम दिया है, ठीक है। ये तीन चीजें दी है, लेकिन यहाँ पर क्या जेड के लिए हमें प्रेशर भी चाहिए, तो ऑब्वियसली इससे तो जेड नहीं आ सकता। फिर क्या करें? तो वापस देखो इसी इक्वेशन पे जाओ। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? तो P इंटू वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। तो यहाँ से P क्या हो गया? इट इज आर टी बाय वी एम माइनस बी। अब क्या करें? इसको हम क्या कर दें? वी एम बाय आर टी, मतलब दोनों पूरे को हम वी एम बाय आर टी से मल्टीप्लाई कर दें। तो वी एम बाय आर टी से पूरे को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ऐसा कुछ आ जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट जेड। जेड इज इक्वल टू वी एम डिवाइड बाय वी एम माइनस बी। तो हो गया, बस सब्स्टिट्यूट कर दो, जो हमें डेटा दिया वो सब्स्टिट्यूट कर दो। तो क्या दिया? वी एम कितना दिया है? इट इज गिवन एज 35। तो 35 अपॉन 35 माइनस बी कितना दिया है? बी दिया है 0.138। तो हमारे पास जेड आ जाएगा। जेड जो है 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, इट इज 1 पॉइंट
0.004। अच्छा एक मिनट, मतलब इतना कैलकुलेशन किए बगैर भी इस क्वेश्चन को तुम कर सकते थे, कैसे भाई? यार जब हम ए को नेग्लेक्ट करते हैं, हाई प्रेशर रेंज में जेड क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है कि नहीं होता? हाई प्रेशर रेंज में जेड क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है कि नहीं होता? याद है क्या? जेड ग्रेटर देन 1 होता है ना, तो उसके हिसाब से आंसर ये आ जाएगा। याद रखना ग्रेटर देन 1 होता है, बट इतना भी नहीं होता कि लाइक वो 2 3 वगैरह हो जाए, 1 और 2 के बीच में रहेगा, 1 से थोड़ा सा ग्रेटर होता है। ओके, तो ऐसा जब हम यहाँ पर ऑप्शन चेक करेंगे तो एक ही ऑप्शन जो है उसमें जेड ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है, एंड दैट इज ए ऑप्शन। ओके, तो हम क्वेश्चन को उस टाइप से भी कर सकते थे, पूरा कैलकुलेशन किए बगैर हम जस्ट क्वेश्चन देख के आंसर बता सकते थे कि जेड जो है ग्रेटर देन 1 होगा, और जेड ग्रेटर देन 1 है तो हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, ए ऑप्शन आ जाना चाहिए 1.004। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, a balloon filled with ideal gas shrink when cooled. When shrinking completes, which of the following is same as it was originally? तो देखो, श्रिंक हो रहा है मतलब क्या है? श्रिंक हो रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ओके, क्या हो रहा है? वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं। तो कूल कर रहे हैं तो क्या, टेम्परेचर डिक्रीज किया, उसकी वजह से वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। हमने क्या किया, टेम्परेचर डिक्रीज किया, उसकी वजह से वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। तो हमारे पास बाहर कोई गैस नहीं आएगी। ओके, तो बाहर कोई गैस नहीं आएगी, मतलब एन जो है वो कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर एंड वॉल्यूम जो है वही चेंज हुए, बाकी हमारे पास एन एंड पी जो है वो क्या बने रहे, कांस्टेंट बने रहे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यार? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा ना? प्रेशर इन द बलून जो है वो क्या था, कांस्टेंट बना रहा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 41, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन 124 ग्राम ऑफ NO3 नेगेटिव। तो 124 ग्राम ऑफ NO3 नेगेटिव में क्या होंगे भाई? याद रखना क्वेश्चन जो है, सॉरी, क्वेश्चन पेपर जो है वो स्लाइटली डिफिकल्ट लेवल का था ये। कुछ क्वेश्चंस जो है इसमें एडवांस लेवल वाले भी थे। यस ध्रुव, टेम्परेचर डिक्रीज करने पर वहां पर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ था, लेकिन प्रेशर वगैरह जो है कांस्टेंट बना रहा था। प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स जो है कांस्टेंट बने रहे थे, उसमें कोई चेंज नहीं आया। नाउ 124 ग्राम ऑफ NO3 नेगेटिव, ऑब्वियसली टेम्परेचर अगर हम चेंज करते हैं तो देखो ए ऑप्शन जो था ना उसमें RMS वेलोसिटी, ऑब्वियसली वो चेंज होगा क्योंकि हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। ओके, इसके अलावा डेंसिटी जो है वो चेंज क्यों होगा, क्योंकि हम वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली डेंसिटी भी चेंज होगा। काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगा बिकॉज टेम्परेचर चेंज किया, तो क्या चेंज नहीं हुआ, प्रेशर चेंज नहीं हुआ। ओके, नाउ वन क्वेश्चन नंबर 41, तो 124 ग्राम ऑफ NO3 नेगेटिव में हमें प्रोटॉन्स बताने हैं। तो सबसे पहले इसमें मास कितने हुए यार? तो 124 डिवाइड बाय मोलार मास क्या है, नाइट्रोजन का हो गया 14 और ऑक्सीजन का 48 हो गया। तो 14 प्लस 48 कितना हो गया, 62 हो गया शायद। ठीक है, तो यहाँ से कितने मोल्स आ गए, 2 मोल्स आ गए।
ओके, सो 2 मोल्स आ गए तो 2 Na मॉलिक्यूल हो गए, और 2 Na मॉलिक्यूल हो गए, और एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन है? 31 प्रोटॉन है ना। नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन का 8 इंटू 324, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये? दिस इज 62 Na। ओके, तो 62 Na प्रोटॉन्स हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 42, तो A गिव्स B जो है, इसका डेल्टा एच कितना दिया है? +90। तो हमें पता है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए, ये हुआ हमारे पास डेल्टा एच रिएक्शन था ना, और ये पॉजिटिव है। ये वाली वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है ना। इसका मतलब क्या है? ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी जो है वो ग्रेटर देन हुआ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ए और बी में बी का हमारे पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा है। इसके अलावा बी गिव्स सी जो है, इसका डेल्टा एच क्या है? इट इज -70। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि डेल्टा एच जो है ऑब्वियसली क्या हुआ? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है ना, माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। तो ये वैल्यू लेस देन 0 है, नेगेटिव है ना डेल्टा एच, तो लेस देन 0 है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज लेस देन आया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी से। इसके अलावा अगर हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया ए गिव्स सी, और उसका डेल्टा एच क्या आया? 90 माइनस 70, दैट इज +20। ठीक है, तो +20 आ गया, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव वैल्यू आई। तो डेल्टा एच क्या हुआ इसका? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए, एंड ये ग्रेटर देन 0 आया। तो यहाँ से हम साफ साफ देख सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी जो है ग्रेटर देन हो गया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए। ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सबसे ग्रेटर किसका हुआ? सबसे ग्रेटर हुआ सबसे ग्रेटर हुआ बी का, है ना। सबसे ग्रेटर किसका होगा? बी का होगा, एंड उससे कम होगा सी का, और सबसे कम होगा ए का। ओके, तो ये हमारे पास आना चाहिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो ऑब्वियसली सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 42। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस जिसका सीवी हमें दिया हुआ है, 5/2 hour, beginning at 1 atm and 300 Kelvin, is put through the following cycle। तो स्टेप 1 जो है वो क्या था? स्टेप 1 में हमने ये P वर्सेज V है, तो ऐसे गया। इसमें क्या है? हीटिंग टू ट्वाइस ऑफ इट्स इनिशियल प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो प्रेशर जो है डबल कर दिया फर्स्ट वाले स्टेप में। इसके अलावा स्टेप 2 में क्या है? एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन हुआ टू इनिशियल टेम्परेचर, एंड देन आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ बैक टू इनिशियल प्रेशर। तो हमारे पास ऐसा हुआ है प्रोसेस। ओके, व्हाट इज द वॉल्यूम एट पॉइंट सी? एट पॉइंट सी, तो दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2 एंड दिस इज पॉइंट 3। तो इस पॉइंट 3 पर हमें वॉल्यूम बताना। ओके, तो क्या दिया था हमें यहाँ पर? मतलब इस पॉइंट पर क्या पता है? इस पॉइंट पर हमें प्रेशर पता है 1 atm। ठीक है, तो ये 1 atm प्रेशर हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया? 2 atm प्रेशर हो गया। इसके अलावा टेम्परेचर पता है इधर कितना है? 300 केल्विन टेम्परेचर। ओके, नाउ
हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, तो देखो इधर अगर 300 केल्विन टेम्परेचर है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रख के अगर प्रेशर डबल करेंगे तो टेम्परेचर क्या हो गया, डबल हो गया ना। तो इधर वॉल्यूम कितना हो गया, सॉरी इधर टेम्परेचर कितना हो गया, 600 केल्विन। ओके, तो 600 केल्विन टेम्परेचर हो गया इधर। इसके अलावा नंबर ऑफ पोल्स हमें पता है, तो यहाँ पर अगर वॉल्यूम निकालेंगे, इस पॉइंट पर अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो V2 जो है वो क्या आएगा, V2 आ जाएगा PV बाय NRT, मतलब PV इक्वल टू NRT से क्या हो जाएगा, NRT बाय, तो N इज 1 R इंटू T डिवाइड बाय P, मतलब 300 R जो है इस पॉइंट पर क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो इस पॉइंट पर वॉल्यूम हमें पता है। इसके अलावा वो क्या बोल रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, इट इज 300 केल्विन। तो देखो इस पॉइंट पर हमें टेम्परेचर पता है, वॉल्यूम पता है, एंड इस पॉइंट पर हमें टेम्परेचर पता है, तो वॉल्यूम तो मिल ही सकता है ना, बिकॉज ये जो सेकंड प्रोसेस है ये क्या है, दिस इज नथिंग बट एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ओके, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन यूज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये, T रेस टू गामा V रेस टू गामा माइनस 1, है ना, यही था ना। तो T1, या फिर हम बोल सकते हैं T2 V2 रेस टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T1 V1 रेस टू गामा माइनस 1, या फिर इसको T3 लिख दो। तो यहां से आ जाएगा। दिस इज ऑल्सो स्लाइटली डिफिकल्ट लेवल वाला क्वेश्चन, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है। तो क्या हो जाएगा ये, तो T2, सॉरी रेस टू ये नहीं था ना, हाँ हाँ, क्या हो जाएगा ये, तो T2 कितना है, T2 इज 600 इंटू V2 इज 300 R रेस टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू, दिस इज 300 इंटू V3 रेस टू गामा माइनस 1। तो ये तो कैंसिल आउट हुआ 2 टाइम्स, सो V3 इज इक्वल टू 2 रेस टू 1 अपॉन गामा माइनस 1 इंटू 300 R, ये हो जाएगा हमारे पास। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, गामा कितना है, मोनोटोमिक गैस है ना। अच्छा, CV दिया 5/2R, तो CV 5/2R दिया है, तो क्या हो जाएगा गामा, गामा हो जाएगा हमारे पास 7/5। तो 7/5 गामा होगा, 7/2 CP हुआ, तो गामा 7/5 हो जाएगा। तो 7/5 को यहाँ पर जब अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 7/5, तो ये हो गया 2/5, तो 5/2 आ गया। तो 2 रेस टू 5/2 इंटू 300R, ये आ जाएगा। 2 रेस टू 5/2 इज नथिंग बट 2 रेस टू 5/2 क्या हुआ, 2 का स्क्वायर, दैट इज 4√2 हो गया ये, ठीक है। सो 4√2 इंटू 300R इज द आंसर। ओके, so this was question number 43. Question number 44. The RMS speed of the molecule of diatomic gas is U. What is when the temperature is double, the molecule dissociate into atoms. The new RMS speed. तो देखो, what is VRMS? VRMS का फॉर्मूला क्या था, ये होता था 3RT/m, याद है क्या, का रूट यही होता था ना। तो कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल है, उसका RMS स्पीड U है, ठीक है। तो U इज इक्वल टू हम लिख देते हैं √3RT/m, ये हो गया हमारे पास किसी का RMS स्पीड। अब देखो, जब हमने टेम्परेचर डबल किया, तो टेम्परेचर डबल करने पर वो क्या है, मॉलिक्यूल जो है वो एटम्स में डिसोसिएट हो गया। तो उसी वजह से देखो अब क्या होगा, तो टेम्परेचर डबल किया तो टेम्परेचर को हम लिख देंगे 2T। इसके अलावा मोलार मास जो है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मोलार मास हाफ हो जाएगा, क्योंकि एटम्स में डिसोसिएट हो गया है वो। तो अभी ये क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट 3RT/m का 4 टाइम्स, ये हो गया, ठीक है। एंड 4 को बाहर लेंगे तो ये क्या आ गया, दिस इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ U। ओके,
So this is question number 44. Now question number 45. Which of the following relation is correct regarding 1 mole of ideal gas for adiabatic reversible process? तो यहाँ पर T और V का रिलेशन दिया हुआ है एक तो, और एक V और P का दिया हुआ है। T P का है एंड अच्छा सारे ऑप्शन देखने पड़ जाएंगे हमें शायद। तो देखो फर्स्ट वाला जो है वो क्या है, ln T2 by T1 is equal to R upon CV ln V2 by V1। ओके तो ये क्या, तो इसको हम लिख सकते हैं ln T2 by T1 is equal to ln V2 by V1 raised to R upon CV। Now it is T2 by T1 is equal to V2 by V1 raised to R by CV। And what is R by CV? R by CV क्या होता था, CV याद रखना होता है R अपॉन गामा माइनस 1। तो R by CV क्या हो गया, ये हो गया गामा माइनस 1। तो देखो क्या है ये, दिस इज T2 by T1 इज इक्वल टू V2 by V1 रेज टू गामा माइनस 1। तो क्या ये करेक्ट है क्या, ये करेक्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि क्या आ रहा है, दिस इज T2 इंटू V1 रेज टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T1 इंटू V2 रेज टू गामा माइनस 1। तो ये तो रॉन्ग हुआ ना, ये एक्सप्रेशन थोड़ी होता था। एक्सप्रेशन क्या था करेक्ट वाला, वो था T1 V1 रेज टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 रेज टू गामा माइनस 1। तो ये कुछ अलग आ रहा है। ओके तो ये ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास, रॉन्ग हो गया। ओके नाउ वी आर ऑन। नाउ बी ऑप्शन जो है वो क्या है, बी ऑप्शन है ln T2 by T1 इज इक्वल टू R अपॉन CP ln P1 by P2। सो ऑब्वियसली इसको हम लिख सकते हैं T2 अपॉन T1 P1 by P2 रेज टू R by CP, ऐसे लिख देंगे इसको। नाउ व्हाट इज R by CP, तो R by CP जो है वो हो जाता है, देखो क्या है, जैसे मैंने बताया कि CP माइनस CV इज इक्वल टू क्या होता है, R होता है। अगर हम इसको पूरे को डिवाइड कर दे CP से तो क्या आएगा, 1 माइनस CV बाय CP इज इक्वल टू R बाय CP, यही आएगा पूरे को अगर हमने CP से डिवाइड किया तो व्हाट इज दिस, R बाय CP। अभी देखो क्या हो गया, ये क्या है, दिस इज 1 अपॉन गामा ना, दिस इज 1 माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू R बाय CP। हम बोल सकते हैं R बाय CP जो है क्या हो गया, गामा माइनस 1 अपॉन गामा, ये हो गया ना। ओके तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, देखो इसको अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आएगा, तो दिस इज T2 बाय T1 इज इक्वल टू P1 बाय P2 रेज टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा, या फिर ये हो जाएगा T2 रेज टू गामा डिवाइड बाय T1 रेज टू गामा
इज इक्वल टू P1 रेज टू गामा माइनस 1 अपॉन P2 रेज टू गामा माइनस 1। तो क्या आ गया, दिस इज P1 रेज टू गामा इंटू P1 रेज टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 रेज टू गामा P2 रेज टू गामा माइनस 1। तो क्या ये करेक्ट है क्या? टेम्परेचर और प्रेशर वाला रिलेशन यही होता था क्या? ये नहीं था ना रिलेशन? टेम्परेचर और प्रेशर वाला रिलेशन क्या था, याद हो तो? क्या रिलेशन था वो था T1 रेज टू गामा इंटू P1 रेज टू 1 माइनस गामा इज इक्वल टू T2 रेज टू गामा P2 रेज टू 1 माइनस गामा। ये था ना रिलेशन? तो ओके, सो सेकंड ऑप्शन जो है ये भी रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि थर्ड ऑप्शन जो है यही रहेगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो थर्ड ऑप्शन क्या है, ln T2 बाई T1 इज इक्वल टू R बाई CV ln P2 बाई P1। तो यहां से क्या आ गया, एक मिनट, R बाई CP। दिस इज T2 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई P1 रेज टू R बाई CP। एंड हमने ऑलरेडी बताया R बाई CP क्या होता है, इट इज गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं P2 बाई P1 रेज टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो क्या आ गया, ये हो गया T2 रेज टू गामा डिवाइड बाई T1 रेज टू गामा इज इक्वल टू P2 रेज टू गामा माइनस 1 अपॉन T1 रेज टू गामा माइनस 1। नाउ इस वाले पार्ट को इधर लेके जाएंगे अगर हम, तो पावर क्या हो जाएगी, 1 माइनस गामा हो जाएगी ना। सो वी कैन राइट इट एज T2 रेज टू गामा P2 रेज टू 1 माइनस गामा इज इक्वल टू T1 रेज टू गामा एंड P1 रेज टू 1 माइनस गामा, ऐसे लिख सकते हैं। ऑब्वियसली ये क्या हो गया, करेक्ट हो। तो सी ऑप्शन जो है वो क्या है यहाँ पर, करेक्ट। ओके, डी ऑप्शन जो है वो भी चेक कर सकते हो, वो मोस्टली रॉन्ग ही आएगा। डी ऑप्शन क्या है, इट इज R बाई CV ln V1 बाई V2 इज इक्वल टू R बाई CP ln P1 बाई P2। तो यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया ऑब्वियसली R से R कैंसिल आउट हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ln V1 बाई V2 इज इक्वल टू, या फिर CP बाई CV इधर ले लेते हैं चलो। ये हो गया CP बाई CV ln V1 बाई V2 इज इक्वल टू ln P1 बाई P2। नाउ दिस इज नथिंग बट गामा। तो ये हो गया V1 बाई V2 रेज टू गामा इज इक्वल टू P1 बाई P2। तो ये तो रॉन्ग है ना, क्योंकि ये क्या आ रहा है, दिस इज नथिंग बट P2 V1 रेज टू गामा इज इक्वल टू P1 V2 रेज टू गामा। तो ये तो रॉन्ग हो गया ना, ठीक है, दैट इज रॉन्ग। क्योंकि करेक्ट क्या होता है, करेक्ट होता है P1 V1 रेज टू गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेज टू, ठीक है। तो ये हो गया, तो हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 46। So question number 46 में क्या, which of the following statement is are false? So in photoelectric effect, the number of electrons ejected is proportional to intensity of light used. So obviously जितने हम फोटोन डालते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये पता है सभी को। जितने हम फोटोन डालते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। और सेकंड वाला ऑप्शन क्या है, इज इन
एनी ऑर्बिटल देयर इज 100% प्रोबेबिलिटी, तो ये तो रॉन्ग है ना। ऑर्बिटल में प्रोबेबिलिटी क्या होती है इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की? ऑर्बिटल में प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 90 to 95% होती है। ऑर्बिटल में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, बट वो क्या कितनी होती है? 90 to 95% प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, 90 to 95% प्रोबेबिलिटी इन ऑर्बिटल। ओके, सो ऑब्वियसली बी ऑप्शन जो है वो क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। बाकी ऑप्शन करेक्ट है। ऑब्वियसली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन करता है, क्योंकि पार्टिकल हिट करते हैं लाइट को, उसके हिसाब से तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। एंड बोर्स थ्योरी ओनली एप्लीकेबल फॉर वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, दैट इज आल्सो करेक्ट। ठीक है, तो बी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। देन इसके बाद ऑर्गेनिक वाले क्वेश्चन हैं, तो वो हम नहीं करा रहे हैं। नाउ चलते हैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल वाले पार्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर 51, if x is total number of neutron and y is total number of proton in DOH, DOH, O कौन सा है? O18 है। देन वैल्यू ऑफ x माइनस y, तो x क्या है? टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। तो देखो इसमें कितने न्यूट्रॉन हुए? 1 न्यूट्रॉन हुआ एंड 1 प्रोटॉन हुआ। इधर इसमें कितने हो गए? इसमें 0 न्यूट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। और इसमें कितने हैं? इसमें 10 न्यूट्रॉन हो गए और 8 प्रोटॉन हो गए। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है? x इज नथिंग बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो गया? 1 प्लस 10 दैट इज 11। एंड y क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? 1 प्लस 8 प्लस 1 दैट इज 10। तो x माइनस y क्या आया? ऑब्वियसली 1 आ गया। क्लियर है? ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 51। देन क्वेश्चन नंबर 52, the spin only magnetic moment of CR x positive and Mn y positive are identical and equal to 3 point something। तो एक्चुअली वो जो है म्यू जो है वो कितना है? इट इज 3.878 है। सो इट शुड बी इक्वल टू रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2। नाउ इसका स्क्वायर जब करेंगे तो देखो 16 का रूट कितना होता है? 16 का रूट होता है 4। तो ये जो है ये एक्चुअली 15 का रूट होगा। ये किसका रूट होगा? 15 का। सो n इंटू n प्लस 2 जो है 15 आना चाहिए, तो यहाँ से n जो है उसकी वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है? तो Cr का क्या होता है? Cr का होता है आर्गन 4s1 3d 5। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 है। तो हमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकालो और 2 इलेक्ट्रॉन इधर से निकालो। ओके, तो Cr3 पॉजिटिव जो है उसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, सिमिलरली Mn की अगर हम बात करें तो Mn का क्या होता है? आर्गन 4s2 3d 5 होता है। इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 5 आ गए। नाउ इससे कितने इलेक्ट्रॉन निकालो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो? तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले ये निकाल दो, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट से निकलेंगे, तो 2 ये निकल गए और 2 इधर से निकल गए। तो Mn4 पॉजिटिव जो है इसका हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, सो x की वैल्यू क्या हुई? x की वैल्यू हो गई 3 और y की वैल्यू क्या हो गई? y की वैल्यू हो गई 4। तो x माइनस वाई कितना आया? -1 आ गया। क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन नंबर 53, द रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ ऑर्बिटल विद डबल डंबेल शेप इन द फोर्थ प्रिंसिपल। तो देखो एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू 4 है, ठीक है। इसके अलावा डबल डंबेल है, मतलब कौन सा हुआ ये, डबल डंबेल किस में होता है, डी में होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये बात कर रहा है 4D की। तो 4D में द रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ ऑर्बिटल विद दिस कंसिस्ट ऑफ एन नोड्स, नोड्स की बात कर रहा है। तो नंबर ऑफ नोड्स कितने होते हैं भाई, नंबर ऑफ नोड्स होता था n-1, तो n हो गया 4 - 1, तो कितना आ गया, 3 आ गया ना। एक मिनट, द रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ ऑर्बिटल विद डबल डंबेल शेप इन द फोर्थ प्रिंसिपल सेल कंसिस्ट ऑफ n नोड्स। n-l-1 तो यार रेडियल नोड होता है, अच्छा रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, सॉरी 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 सॉरी, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात कर रहा है वो। सो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज रेडियल नोड, सॉरी। सो नंबर ऑफ रेडियल नोड, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में कितने नोड्स होंगे वो बोल रहा है। तो इट इज n-l-1, तो n कितना हुआ, n इज 4, l कितना है डी का, l होता है 2 - 1, तो कितना आया 1 आ गया, ओके। Now next question. The density of stream at this much is this. The compressive factor would be. तो देखो compressive factor मैंने क्या बताया था, it is PVM by RT. इसके अलावा ये हो जाता है PM by DRT भी, ओके। ये भी होता है compressive factor। तो ऑब्वियसली सब तो दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। What is pressure? Pressure is 8.314 into 10⁴ मोलार। अब देखो हमने प्रेशर का पास्कल वाला यूनिट ले लिया, तो सभी यूनिट हमें एसआई में लेने पड़ेंगे, ओके। सारे एसआई में लेने हैं, तो मोलार मास 18 ग्राम है, तो उसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा डेंसिटी कितना दिया, डेंसिटी इज 0.8 केजी पर मीटर क्यूब, तो एसआई यूनिट ही है। आर की वैल्यू फिर एसआई वाली लेंगे, मतलब 8.314 लेंगे, एंड टेम्परेचर तो केल्विन में ही लेना है, मतलब 300। तो ये कैंसिल आउट हो गया। इसके अलावा ये क्या आ गया, दिस इज 18 डिवाइड बाय 240 एंड ऊपर आया 10, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो 18/24 कितना हुआ, 3/4 हो गया, दैट इज 0.75, ओके। So this was question number 54. Now next question. Question number 55. A perfect crystalline solid जिसका हमें CP दिया हुआ है 80⁻3, एक कांस्टेंट है। इफ CPm is 0.84 at 10 Kelvin, तो हमें ऑब्वियसली यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, ऑब्वियसली ए का वैल्यू मिल जाएगा ना, ठीक है। तो ए क्या हो गया, CPm अपॉन 3⁻3। तो CPm की वैल्यू हमें दी है 0.84, डिवाइड बाय टेम्परेचर कितना बोला उसने, 10 केल्विन बोला, तो 10⁻3। तो ये क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट 8.4 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये ए की वैल्यू हो गई। तो हमें क्या बताना, मोलार एंट्रोपी एट 10 केल्विन। तो यार ये 0 केल्विन से 10 केल्विन तक जब जाएगा तो ये कुछ डेल्टा एस होगा। तो दैट डेल्टा एस इज एंट्रोपी एट 10 केल्विन माइनस एंट्रोपी एट 0 केल्विन। बट सभी को पता होना चाहिए एंट्रोपी एट 0 केल्विन क्या होता है, 0 होता है, हमने बताया ना, थर्ड लॉ, ठीक है। तो जो भी हमें मिलेगा एंट्रोपी, और डेल्टा एस जो है वो क्या होगा, 10 केल्विन पर ही एस होगा, एंट्रोपी होगा, ठीक है। थर्ड लॉ वाला हमने जो बताया था वो यूज कर रहे हैं। तो
डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा अभी, तो 0 से 10 Cp डिवाइड बाय टी dt, क्योंकि हमारे पास क्या होता था, dq बाई dt, याद है dq बाई टी होता था ना सॉलिड वगैरह के लिए, हमने क्या बताया था, ऐसा कुछ बताया था, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा n, अब मोलार एंट्रोपी निकालना तो n की वैल्यू तो 1 हो गई, तो Cp dt बाई टी, तो Cp कितना है, AT³ है, dt डिवाइड बाई टी, तो 8t तो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आएगा ये, इट इज a इंटू, अच्छा ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का क्या होगा, t⁻³ हो जाएगा ना, तो a/3 इंटू t⁻3, उसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर इज 10, ठीक है, तो रेज़ टू 3 तो कितना आ जाएगा ये, तो 8.4 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 10⁻3, तो ये आ जाएगा अपने पास 8.4, ये 0.84/3 आ जाएगा, ओके, तो दिस विल बी द आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी एडवांस लेवल का हो गया है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी थोड़ा सा एडवांस लेवल का हो गया है, क्योंकि थर्ड लॉ वाले क्वेश्चन इस टाइप से तुमसे नहीं पूछे जाएंगे मेन। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, तो द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, √L × L+1 h/2π, ये होता है ना, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल दिया है, √3h/π के इक्वल, ठीक है, तो h/π तो कैंसिल आउट हो गया, तो दिस इज L × L+1 आ गया हमारे पास 12, ओके, सो L की वैल्यू क्या आ गई, L की वैल्यू आ गई 3, तो L की वैल्यू 3 आ गई, इसका मतलब क्या है, कौन सा हो गया ये, F हो गया ना, अच्छा एक मिनट, आगे क्वेश्चन क्या है, एक मिनट देख लेते हैं, तो F हो गया, ये तो L = 3 हो गया F, so the orbital angular momentum of an electron is this, the minimum permissible value of total energy of this electron in unknown Bohr orbit of Li2 positive, तो देखो Li2 positive की बात हो रही है, मतलब बोर्स मॉडल लगा सकते हैं, और मिनिमम परमिसिबल वैल्यू क्या होगा भाई, तो F जो है वो किस में आएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ n क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ n क्या होगा, 4 होगा ना, 4f से पहले तो f आएगा ही नहीं है ना, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ n क्या हो जाएगा 4, तो बेसिकली हमें फोर्थ ऑर्बिट में टोटल एनर्जी निकालना है, सो व्हाट इज टोटल एनर्जी, तो इट इज -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो -13.6 Z² हो गया 9 एंड n² हो गया 16, तो कितना आ गया ये, तो ये हो गया -7.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, okay, so this was question number 56. Now next question, question number 57. Calculate heat of formation of H2O gas by the following data and give it magnitude only, magnitude बताना है जस्ट इन किलोजूल पर मोल, तो देखो H2O गैस बनाना है,
हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O गैस, ठीक है। सो हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब 1 मोल बनाना है, ओके। सो 1 मोल बनाना है किससे, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाना है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या हो गए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हो गए। एक मिनट, एक मिनट। सो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O गैस या हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O गैस, तो हमें क्या करना है, 1 मोल ऑफ H2O, ओके, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ H। तो रिएक्शन का डेल्टा H क्या होगा, तो देखो बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड प्लस हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ O डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसके अलावा माइनस, अच्छा H2 में कितने OH बॉन्ड होंगे, 2, तो -2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड। तो कितना आ जाएगा, HH बॉन्ड का कितना दिया है 436 प्लस हाफ ऑफ O डबल बॉन्ड O का कितना दिया है 497 -2 टाइम्स ऑफ OH का कितना है 492। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 248.5 एंड ये हो गया, ठीक है। तो कितना आ गया ये, तो ये आ गया -299.5 एंड उन्होंने जस्ट मैग्नीट्यूड बोला, तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा, हमें मैग्नीट्यूड लेना है इसका, मतलब क्या होगा आंसर, इट इज 299.5। ओके, तो ये हमारे पास था पार्ट टेस्ट। आगे वाले क्वेश्चंस ऑब्वियसली ऑर्गेनिक के हैं, तो वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो ये हमने फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक वाला जो पार्ट है वो डिस्कस कर लिया है पार्ट टेस्ट का। तो ओवरऑल पेपर में 5-6 क्वेश्चंस जो हैं वो एडवांस लेवल टाइप, ओके। हमारे पास जो पेपर है उसका में देखा जाए तो 5-6 क्वेश्चंस जो है वो एडवांस लेवल वाले क्वेश्चन है। तो अगर मार्क्स उसी हिसाब से आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम, ओके। रिजल्ट आ गया है क्या, यस रोहन। रिजल्ट आया क्या, ध्रुव, जैसा मैंने बताया कि एक्सेप्ट 5-6 क्वेश्चन बाकी पेपर जो है ठीक था, मेंस लेवल का था, बट 5-6 क्वेश्चन जो है
वो स्लाइटली हार्ड थे एडवांस लेवल वाले थे। रिजल्ट आ गया? ओके ठीक है। तो कोई बात नहीं, और अच्छे से और मेहनत करो। अगर स्कोर नहीं आया तो अभी तो काफी टाइम बचा है, ठीक है। कुछ लोगों का बैकलॉग बना हुआ है तो वो बैकलॉग क्लियर करो, लेकिन करंट वाले पार्ट को बैकलॉग मत बनने देना। करंट जो चल रहा है उसको बैकलॉग मत बनने दो, ठीक है। तो पहले करंट वाला जो पार्ट चल रहा है, अभी ऑब्वियसली जैसे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, तो केमिकल इक्विलिब्रियम जो है उसमें फर्स्ट लेक्चर से ही जो होमवर्क दिया जाएगा उसको टाइम टू टाइम करना है, उसको बैकलॉग मत बनने देना। बट साथ साथ जो फ्री टाइम होगा उसमें जो तुम्हारा बैकलॉग बना हुआ है उसको क्लियर करो, ठीक है। काफी लोगों का बैकलॉग है, तो उस बैकलॉग को क्या करो, फ्री टाइम में क्लियर करो। ऐसा तो नहीं कि पूरा टाइम तुम ऑब्वियसली करंट वाला पार्ट करते ही रहोगे। ऑब्वियसली करंट वाले पार्ट को 4-5 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा, तो उसके बाद जो टाइम बच जाएगा उसमें बैकलॉग वाला पार्ट करना, ठीक है। तो चलो रोन फिक्स नहीं है वो, तो चलो एंड करते हैं सेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम।